हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 9 का कंप्लीट हिंदी लेके आए हैं। मतलब पूरा एक वीडियो में हिंदी का सभी क्वेश्चन बताया जाएगा और आपका एग्जाम में जो है 100% इससे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। अभी तक आप लोग हिंदी में कुछ नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ ये वीडियो देख के आप लोग हिंदी का एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक भी हिंदी का बना दिए हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9 हिंदी। तो पहला है गद्यांश आपका। तो वायु प्रदूषण आज की प्रमुख समस्या है। जंगलों के कटने तथा खनिज ईंधन के जलने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ रही है। विश्व पर्यावरण विकास आयोग के अनुसार औद्योगिकरण के पूर्व वायु के प्रति 10 लाख से 280 कार्बन डाइऑक्साइड थी। यह घनत्व 80 के दशक में 340 पहुंच गई। 21वीं शताब्दी के अंत में ये 560 पहुंच गई। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में तेजी से बढ़ रहा है। वातावरण में छोड़ी जाने वाली धुआं अब सामान्य लकड़ी का धुआं ना होकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड जो कि जहरीली गैस है, धूल जैसे पदार्थों का अधिक भी हो गया है। धातु कणों में सीसा, पारा, निकेल, क्रोमियम, तांबा आदि होता है। शीशे के जहर से मानव मस्तिष्क के तंतु नष्ट हो जाते हैं। निकेल क्रोमियम से श्वास लेने में कष्ट होता है। फोम, रबड़, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल कारखाने से वातावरण में घुलती गैस के प्राणवायु के स्रोत, ओजोन परत के टूटने का खतरा 1986 में विदित हुआ। अंतरिक्ष में विभिन्न ग्रहों को स्थापित करते समय वायुमंडल की ओजोन प्रभावित होती है। विष भरी गैसें भवनों को भी प्रभावित करती है। वृक्ष 50 वर्ष में 50,000 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। इन्हें काटकर मनुष्य वातावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है और वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन, आज की प्रमुख समस्या क्या है? वायु प्रदूषण, क्योंकि पूरा पैसेज वायु के बारे में ही है। दूसरा, जंगल के कटने से क्या आ रहा है? वायु प्रदूषण, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। अगला, शीशे का जहर किस अंग को प्रभावित करता है? अभी तुरंत पढ़े, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पे ऊपर में दिया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। एक वृक्ष 50 वर्ष में कितना ऑक्सीजन देता है? अभी तुरंत पढ़े, 50,000 किलो। प्रदूषण में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्र। चलिए अब आगे देखते हैं। उपसर्ग मतलब जो किसी शब्द के आगे लगता है और अर्थ में परिवर्तन लाता है। भारत के वनों में जितने दुर्लभ और विविध प्रकार के प्राणी मिलते हैं उतने अन्य किसी देश में नहीं। लेकिन खेत की बात यह है कि कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दुर्लभ हो गए हैं और उसके लोप होने का भय है। जंगल का राजा सिंह सचमुच आज लुप्त होने की प्रक्रिया में है। यदि इस बचे खुचे सिंह को बचाने के लिए उपाय किया गया तो हम सिंह नाम के शाही जानवर को देखने के लिए तरस जाएंगे, उपाय नहीं करेंगे तो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने विरल और लुप्त होने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए कानून बनाए हैं। अभी जंगल में शिकार खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया और ऐसे सुरक्षित वन घोषित कर दिए गए जहाँ प्राणी बंद पहाड़ों में नहीं बल्कि खुले और प्राकृतिक वातावरण में निर्भय और बेरोक टोक आज़ादी से घूम सके। ऐसे विशेष क्षेत्र को अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ऐसे संरक्षण या उद्यान अपने देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए हैं। अफ्रीका के सिंह और भारतीय सिंह में थोड़ा सा अंतर है जो उसकी स्थानीय परिस्थिति और जलवायु के कारण होता है। भारतीय सिंह की अधिकतर लंबाई लगभग 3 मीटर और अफ्रीकन सिंह की लगभग इससे 20 सेंटीमीटर अधिक होती है। भारतीय सिंह का आयाल पतला और छोटा किंतु अधिक चमकीला होता है। चलिए अब शुरू करते हैं। किस बात का भय उत्पन्न हो गया है? तो भारत में कुछ दुर्लभ प्राणियों के लुप्त होने का। दुर्लभ मतलब जो पृथ्वी में है लेकिन बहुत कम है। चलिए आगे शुरू करते हैं। जंगल का राजा किसे माना जाता है? सिंह को, माने शेर को। अफ्रीका के सिंह और भारतीय सिंह में क्या अंतर है? वही 20 सेंटीमीटर लंबाई ज़्यादा। तो भारतीय सिंह की अधिकतम लंबाई 3 मीटर जबकि अफ्रीका सिंह की 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर ज़्यादा। चलिए अब 9 नंबर, सिंह का पर्यायवाची कौन नहीं है? शेर है, केसरी है, नाहर है, मृगराज है। मृग नहीं है, ये हिरण का पर्यायवाची है। सुरक्षित का विलोम क्या होगा? असुरक्षित। चलिए अब देखिए गद्यांश आ गया, सॉरी पत्र लेखन। तो तुम्हारा क्या मिला? पत्र मिला, हो गया। खुशी हुई। तुम वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आए। मैं डैश नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता, कितना खुश हूँ। इसी तरह तुम मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य क्रियाकलाप या गतिविधि में भाग लो, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो क्या होगा? बहुत फायदा होगा। हो गया 15 क्वेश्चन। अब चलिए, अब गद्यांश खत्म हो गया, लेटर भी खत्म हो गया, अब ग्रामर आया। हाथी बहुत बलवान होते, इसमें विशेषण क्या है? बलवान। ये है गुणवाचक विशेषण, गुण बता रहा है हाथी का कि वो बलवान है। ग्राम का सही विशेषण ग्रामीण। ग्रामीण स्पेलिंग याद रखना है, स्पेलिंग दीर्घिकार होगा। पंडित का स्त्रीलिंग रूप पंडिताइन। नीचे दिए गए वाक्य में न का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो राम ने रोटी खाई, कर्ता ने। इसमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? दिनकर है, भास्कर है, रवि है, रत्नाकर नहीं है। तो सी नंबर। आदर का क्या होगा? निरादर या अनादर।
अनादर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। खेत में बकरी चर रही है, इस वाक्य कौन वाक्य है? ये सरल वाक्य है। सूत, सूत का अर्थ क्या है? एक सूत मने होता है पुत्र और एगो सूत मने होता है धागा। नीचे दिए गए वाक्य में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण क्या है? गीता गीत गा रही है और नाच रही है। देखिए और लगा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हुआ। घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ है खुशियाँ मनाना। अब चलिए बुक का आ गया क्वेश्चन आंसर आपका। गया ने हीरा मोती के दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, क्योंकि खेत नहीं जोता था। लासा की और पाठ के लेखक क्या कहकर भीख मांगते थे? राहुल संस्कृतायन, केदार पांडे, ये कुची कुची मने दया दया एक पैसा। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? सांवले सपनों की याद। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भ को इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति आदि बुराई के लिए। कुत्ते के प्राणपय आत्मविभेदन को गुरुदेव ने किस रूप में लिया है? तो आध्यात्मिक महिमा के रूप में। कबीर के अनुसार ईश्वर को कहाँ पाया जा सकता है? सब श्वासों की सांस में। मोर पघा सिर ऊपर, राखियाँ गुंजन की माल रहे पहनी, मतलब ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? सवया। कवि ने गांव को हरता जन मन कहा है, क्योंकि गांव का सौंदर्य उसके मन को अपनी ओर खींच लेता है। माँ ने बच्चों को क्या सलाह दी? तो दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, क्योंकि इधर मुर्दार सोता है। बगुला क्या देखकर ध्यान निद्रा जागृत करता है? तैरती मछली को देखकर। इस जल पढ़ने में पाठ के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। लेखिका किसके संस्कारों के कारण लड़की होने पर भी कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं हुई? दादी के। रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र क्या है? ये शंकर है। माटी वाला किसके लिए रोटी छिपाई थी? तो पति के लिए। लेखक ने अंग्रेजी कविता लिखने का अफसोस क्यों हो रहा था? हिंदी कविता को बढ़ावा देना था, इसलिए उसको अंग्रेजी कविता लिखने पे अफसोस हो रहा है। चलिए अगला सेट पे चलिए अब सेट 2 देखिए। भारत वर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होते हैं, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। जब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने होते हैं तो वे दब अवश्य जाते हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन को इस बात का अनुभव करता है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो ये है कानून और धर्म। इस गद्यांश में धर्म और कानून के बारे में क्या कहा गया है? धर्म और कानून से, धर्म को मतलब कानून से बड़ा माना जाता है। कैसे लोग कानून को त्रुटियों का लाभ उठाते हैं? धर्म भीरू लोग, जो धर्म के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। धर्म का विशेषण क्या होगा? धार्मिक होगा। ईमानदारी कैसा शब्द है? ये है आपका ईमानदारी, संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है ये। चलिए आगे देखते हैं। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक समान परिवार में पैदा हुए, समान परिवार में ही उसकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह समान ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उसके व्यक्तित्व में एक विभिन्न प्रकार का आकर्षण पैदा करती है। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, और वह कहना ना होगा कि बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं के आदर्श पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह पंक्ति उचित लगती है कि विनम्रता है पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया जब वो स्कूल में विद्यार्थी थे और उम्र उसकी 17 वर्ष थी। गांधी जी के आने पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उसका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्य में लगा था। परिणाम यह हुआ कि 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हुए, जिससे वे जीवन भर उसका सदस्य बने रहे। शास्त्री जी किस तरह का परिवार में पैदा हुए थे? सामान्य परिवार। शास्त्री जी के कौन से महत्वपूर्ण पद पर रहे? प्रधानमंत्री बने थे। शास्त्री जी बापू से प्रभावित होकर कब अपनी पढ़ाई छोड़ दी? 1921 ईस्वी में। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में शास्त्री जी कब प्रवेश किए थे? तो 17 वर्ष की उम्र में। शास्त्री जी 1926 में कहाँ शामिल हो गए थे? तो लोक सेवा मंडल में। चलिए अब आगे आपका पत्र। पूज्य पिताजी, पिताजी में हम लोग क्या लिखेंगे? प्रणाम लिखेंगे, तो सादर प्रणाम होगा। तो सादर प्रणाम। मुझे आपका पत्र अभी अभी मिला,
आपने मुझे अपना डैश लिखने को कहा, तो अपना संदेश या समाचार लिखने को कहा। समाचार लिखने को कहा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं कुशल हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ किताबों की कमी के कारण पढ़ाई में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। क्या आप कृपया करके मुझे 200 रुपये पुस्तक खरीदने हेतु भेज देंगे? तो क्या खरीदने के लिए? किताब खरीदने के लिए भेज देंगे। आप सिग मनी ऑर्डर द्वारा 200 रुपये भेज दें ताकि मैं पुस्तकें खरीद सकूँ और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकूँ। समझ गए? बड़े लोगों को मेरा प्रणाम तथा छोटे को स्नेह। तो 14 और 15 देख लीजिए। तो पढ़ाई था और आशीर्वाद था छोटे को, या स्नेह था। अब चलिए बुक का आ गया आपका व्याकरण का। गुणवान का स्त्रीलिंग गुणवती। अध्यापिका का बहुवचन होगा अध्यापिकाएं। इनमें से परिमाणवाचक क्या है? चौथा ये संख्या है, और एक तोला सोना, ये परिमाण है। तोला माने तोलने वाला चीज़ का बोध हो रहा है, तो एक तोला सोना। इनमें से कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। कोकिल, श्यामा, वसंत दूत, मृदु, मृदु नहीं होगा। इनमें से सरल वाक्य क्या है? तो पानी बरस रही है, जबकि ये मिश्र वाक्य है। और ये संयुक्त वाक्य है बी नंबर, और ये मिश्र वाक्य है। नीचे दिए गए वाक्य में कर्ता ने का चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? प्राचार्य ने कहा कल आना, ने कर्ता ने। खरी खरी सुनाना का अर्थ क्या है? दुर्वचन कहना। खरी खोटी होगा, यहाँ पे खरी खरी लिख दिया है। अंधकार का सही विलोम होगा प्रकाश। दिन, दिन का सही अर्थ एक दिन मने होता है दिवस, एक दिन मने होता है गरीब। तो ये हो गया। नीचे दिए गए वाक्य में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण क्या है? वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया। देखिए यहाँ पे ओ दिया है। वह बाजार गया और फल खरीद के लाया। ओ से जो अलग है उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। अब देखिए बुक का आ गया। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? झूरी। लेखक राहुल। संस्कृतायन का सहयात्री का नाम क्या था? सुमति। ये जो है 2 बैलों की कथा है, प्रेमचंद्र इसको लिखा है। दोनों बैल में प्रेम था, इसलिए प्रेमचंद्र। सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? ये है जाबिर हुसैन। किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई थी? सर थॉमस है। निम्न वाक्य में सही कथन को चुनें। इसमें से सही कथन को चुनना है। तो लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, ये सही है। चलिए आगे देखिए। वाक कविता में मांझी किसे कहा गया है? ईश्वर को। किस शासक की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? अंग्रेजी। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा का वर्णन किस कविता में किया गया है? चंद्र गहना से लौटती बेर। मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है? तो मेघ को। गोपियाँ कृष्ण की मुरली से क्या करती है? ईर्ष्या, क्योंकि कृष्ण को मुरली ज़्यादा पसंद है। लेखक फणीश्वरनाथ रैन किस राज्य के निवासी थे? बिहार के। रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप की बेटी का नाम क्या था? उमा। रीढ़ की हड्डी एकांकी का पात्र कौन नहीं है? तो चित्रा इसमें नहीं है। राम स्वरूप था, गोपाल प्रसाद था, शंकर था। चित्रा का उल्लेख यहाँ पे नहीं हुआ। अब चलिए आगे चलते। इस जल प्रलय में पाठ में खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी अचानक किसकी बिक्री बढ़ गई थी? पान की। मेरे संग की औरतें पाठ का पात्र कौन है? यहाँ पे है चित्रा। चलिए अब सेट 3 पे चलते। चलिए अब आगे सेट 3 का पहला गद्यांश। भारतवर्ष बहुत पुराना देश है, इसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गर्व है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देश अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाज को बदलकर नए तरीके से जीवन बिताने लगे, तब भी भारतवासी अपने पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे और बहुत काल तक यह देश ऋषि मुनियों का देश ही कहलाए। विश्व के मानव जीवन के उस नए दौर का असर पूर्ण रूप से भारतवासियों पर पड़ा। हवाई जहाज की सैर की सुविधा के मिलने के बाद भी पैदल की जाने वाली तीर्थ यात्रा होती थी। 5 नक्षत्र वाले होटल में शावर बाथ की सुविधा होते हुए भी गंगा स्नान और संध्या वंदन का दौर चलता रहा। कारण यह है कि अब जीवन में उन्नति के लिए अन्य देशवासी द्वारा आविष्कार और उसके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे। तब भी भारतवासी को अपने रीति रिवाज और रहन सहन पर पूरा विश्वास था। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। भारतवर्ष कैसा देश है? बहुत पुराना देश है। सी नंबर होगा। कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाया? तो वो भारत देश है। साबरबात का अर्थ क्या है? झरना स्नान, वो जो लगा रहता है, इससे पानी गिरता है, सावर। भारतवासी किस पर डटे रहे? तो पुरानी सभ्यता संस्कृति पर। हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्राएं किस प्रकार होती थी? तो पैदल चलकर होती थी। जैसे सावन में यहाँ मेला लगता है। हम केवल सीखने के लिए ही पुस्तकों का साथ नहीं ढूंढते, आनंद के लिए भी हम उसके पास जाते हैं। जानबूझकर ही मैंने आनंद कहा है। मनोरंजन
क्योंकि दोनों पृथक पृथक है। कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी पढ़ते हैं, ये लोग पढ़ते हैं ऐसी कथा और कहानी जो आज है और कल नहीं, जो आज नहीं है और कल बासी पड़ जाएगी। सच्चा साहित्य आनंद देता है, ऐसा आनंद जिसे समझना कठिन है, और साहित्य आनंद पहुंचाता है अपने सत्य और सौंदर्य के द्वारा। वस्तुतः अध्ययन का अभिप्राय है स्वयं पढ़ना, अध्याय पुस्तक का भी हो सकता है और अपने आसपास के जीवन का भी। इस प्रकार एक निरक्षर व्यक्ति भी देख सुनकर, मिलजुल कर, देश भ्रमण करके, लोगों का सेवा करके, परिस्थितियों के धक्के खाकर, कभी कुछ खोकर कभी कुछ सीखकर दुनिया का अध्याय कर सकता है। निश्चय ही यह जीवन का व्यवहारिक अध्ययन है, इसमें भी आनंद आता है, इससे भी कबीर जैसा मनुष्य ज्ञानवान बन जाता है। किंतु यह महंगा सौदा है। हम पुस्तक का अध्ययन क्यों करते हैं? तो सीखने तथा आनंद के लिए। सच्चा साहित्य हमें क्या देता है? यह आनंद देता है। एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है? देश भ्रमण एवं अवलोकन कर। अध्ययन का अभिप्राय क्या है? तो स्वयं पढ़ना, यह अध्ययन कहलाता है। व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? व्यवहारिक, इक। चलिए आगे देखते हैं। प्रिय मित्र सपर नमस्ते, कैसे हो दोस्त? तुम्हारा डैश में मेरे जन्म दिवस का स्वाद कुछ तुम्हारे बिना होगा, तो तुम्हारे प्रतीक्षा में मेरा जन्म दिवस का स्वाद कुछ फीका हो गया। मैं सुबह से तुम्हारे राह देख रहा था, परंतु न तुम आए न तुम्हारा संदेश आया। आज ही मुझे खबर मिली कि तुम बाहर गए हो। प्रिय अनिल, इस बारे में डैश पर सब सगे संबंधी, इस बारे में जन्म दिवस पर सब सगे संबंधी और कक्षा के कई मित्र उपस्थित थे। दोपहर 1 बजे केक काटा गया। उसके बाद डैश का प्रबंध, खाने पीने या प्रीति भोज, क्या होगा? प्रीति भोज का प्रबंध किया गया। चलिए अब आगे देखते हैं। 13 का प्रीति भोज होगा। उसके बाद पूरा दिन डैश में बीता। पूरा दिन किस में बीता? हंसी खुशी में बीता। अब चलिए 15 नंबर क्या है? माता पिता को मेरी ओर से क्या कहना? प्रणाम कहना, सादर प्रणाम। चलिए आगे देखते हैं। लेखक का लेखिका, हर्षिकार याद रखना, लेखिका हर्षिकार याद रखना, नायक का नायिका। तिथि का बहुवचन तिथियाँ, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण 2 किलो दूध तोला गया है, परिमाण होगा ये। उसने खाना खाया और सो गया, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये है संयुक्त वाक्य, क्योंकि और दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है? गगन है, अंबर है, अंतरिक्ष है, अंधेरा नहीं है। नीचे दिए वाक्य में कर्ता ने का चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे हुआ? मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, कर्ता ने। आग में घी डालना, गुस्सा बढ़ाना, क्रोध को बढ़ाना। आदान का सही विलोम प्रदान होता है। आदि, आदि का रूप क्या होगा? एक आदि मतलब आरंभ, एक आदि मतलब अभ्यस्त, माने जो चलते रहता है। आदि है मतलब आदत लग गया है। नीचे दिए गए वाक्य में सरल वाक्य का सही उदाहरण क्या है? घर जाते ही वह काम में लग गया। और है यहाँ पे, यहाँ भी और है। 2 बैलों की कथा में दोनों बैल का नाम क्या है? हीरा मोती। लाशा की और पाठ के लेखक का नाम राहुल संस्कृतायन। मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? संस्मरण। विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ये लिया गया है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इनमें से हास्य व्यंग के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। मनुष्य अब किसको ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य जो है ईश्वर को ढूंढता फिरता है। चलिए आगे चलते हैं। कलिंदी कुल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ग्रामश्री कविता में कवि ने किसे हरता जनमन कहा है? तो गांव को। यमराज कौन है? तो यमराज कौन है? मृत्यु का देवता है, सबको पता होगा। दो फिर बचा ही क्या? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में का वर्णन किस पाठ में लिया गया है? तो ये लिया गया है बच्चे काम पे जा रहे हैं। माटी वाला पाठ के लेखक का नाम क्या है? विद्यासागर। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? मेरे संग की औरतें। गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? बिजनेस। लेखक शमशेर बहादुर सिंह को कहाँ जाने के लिए बाध्य किया गया? तो दिल्ली। माटी वाला पाठ में माटी वाला का व्यक्तित्व कैसा नहीं था? तो ये डरपोक नहीं था। चलिए अगला सेट पे चलते हैं।